हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं सीजीएल 2025 के सारे ईडियम्स। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक ईडियम और उसका मीनिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि उससे जुड़े सारे पॉसिबल और कनेक्टेड ईडियम्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। और जितना भी कंफ्यूजन होगी या फिर ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सेशन बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम हॉब्सन्स चॉइस। अब हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब है? देखो, अब सबसे पहले तो अगर हमें मीनिंग नहीं पता है तो हमें ये समझ आना चाहिए कि चॉइस वर्ड है तो चॉइस से ज़रूर कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, चॉइस से रिलेटेड होगा तो इसमें कहीं आपको चॉइस दिख रहा है? ये रहा। अब ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हॉब्सन्स चॉइस का मीनिंग ही यही है, नो रियल चॉइस एट ऑल। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बस जो अवेलेबल है वो ही आपके लिए चॉइस है, या उसको चॉइस कह लो या फिर अ, मजबूरी कह लो, वो ही आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और ईडियम्स होते हैं, बट सबसे पहले वो बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिलेमा और हॉब्सन्स चॉइस में डिफरेंस है। हॉब्सन्स चॉइस और डिलेमा में क्या डिफरेंस है? डिलेमा होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्ट चॉइसेस, जब आपको चूज करना होता है बिटवीन टू वेरी डिफ़िकल्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो अब आपको जब चूज करना है डिलेमा में तो दो आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है। और हॉब्सन्स चॉइस होता है नो चॉइस एट ऑल। ठीक है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, डिलेमा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है हमारा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगी। डिलेमा से रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसको देखने के बाद आपको हिंदी में कुछ याद आया? आगे कुआं पीछे खाई। आप जैसे हम कहते हैं ना कि अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, आगे कुआं है तो पीछे खाई है, मतलब आपके पास वो दो ऑप्शंस हैं, आपको दोनों में से एक तो चूज करना ही पड़ेगा। दैट इज डिलेमा, जो कि होता है बिटवीन टू चॉइसेस। ठीक है, और दूसरा होता है हॉब्सन्स चॉइस, जिसमें नो पॉसिबल चॉइस होती है। इसी से रिलेटेड एक और ईडियम होता है जो कि काफ़ी देखा गया है रीसेंट एग्जाम्स में, वो होता है कैच 22। कैच 22 का क्या मतलब है कि कोई पॉसिबल सॉल्यूशन ही नहीं है प्रॉब्लम का, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर ऑप्शन ही नहीं है। जैसे इसमें है ना नो रियल चॉइस, वैसे इसमें होता है नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये किसको डिपिक्ट करता है? टू चॉइसेस के बिटवीन। किसको डिपिक्ट करता है? दो चॉइसेस के बिटवीन। और हॉब्सन्स चॉइस बताता है नो चॉइसेस के बिटवीन। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। हॉब्सन्स चॉइस इज बिट नो रियल चॉइस, और इसमें कोई डिलेमा नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ। इसको पढ़ने के बाद आपको याद आना चाहिए हिंदी का बहुत सारे ईडियम्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि हम एकदम से हम उसकी हिंदी याद कर सकते हैं, जैसे आकाश पाताल एक करना। मूव हेवन एंड अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, हार्ड वर्क करना, या टायरलेसली वर्क करना टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना।
ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो, टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग, यही हमारा आंसर है। स्टे साइलेंट इन प्रोटेस्ट, नहीं ये रिलेटेड नहीं है। टू फॉलो ब्लाइंडली, ये भी नहीं है। रिलोकेट फ्रिक्वेंटली, इधर उधर घूमते रहना, ये भी नहीं है। हमारा आंसर है आकाश पाताल एक कर देना, मतलब बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हार्ड वर्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो आपको ज़रूर देखने चाहिए। पहला है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का क्या मीनिंग होता है? टू ट्राई एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन, टू ट्राई एवरी पॉसिबल थिंग, जो भी हमारे बस में है हमने सब करके देख लिया, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। उसके बाद हार्डवर्क से रिलेटेड है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब दिन रात मेहनत करना, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। ठीक है। उसके बाद है गो एक्स्ट्रा माइल, मतलब टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना। ठीक है। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, पहले मेन ईडियम लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, फिर एक डिफरेंट पेन से या फिर आप सेम से भी लिख सकते हैं, ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि उससे रिलेटेड सारे ईडियम्स लिख लीजिए, ताकि वो जब वर्ड आपको याद आए तो उसके आसपास की चीज़ें, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन और उससे रिलेटेड ईडियम्स जल्दी से आपको सारे ध्यान आ जाएं। ठीक है। तो गो एक्स्ट्रा माइलेज, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है। ये हमारे हार्डवर्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉमन ईडियम्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका क्या मतलब होता है? एक तरह से ऐसे कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, किसी को हैंडल कर रहे थे, अब वो ऑफ द हैंडल हो गया है, अब वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब कोई आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो क्या होता है इसका मतलब? एंग्री, टू गेट एंग्री, सडनली एंग्री। ठीक है। ये हमारा आंसर है, टू बिकम एंग्री सडनली। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एंगर रिलेटेड हम ईडियम ज़रूर देखेंगे। ये देखो, एंगर रिलेटेड, एंगर रिलेटेड ईडियम्स क्या हैं हमारे? सबसे पहला है टू लूज टेम्पर, अपना कंट्रोल खो देना, इसका क्या? उसके बाद नेक्स्ट है हिट द रूफ। हिट द रूफ का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, फ्यूरियस हो जाना। ठीक है। एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में हम बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों को कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ब्लो अ फ्यूज, कहते हैं ना इसका तो फ्यूज ही उड़ गया, अब ये शांत नहीं होगा। तो ब्लो अ फ्यूज इज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, एंगर रिलेटेड। उसके बाद एक होता है सी रेड, लाल रंग ही दिखना, ये भी लाल रंग तो वैसे भी किससे रिलेटेड है? गुस्से से रिलेटेड है। अच्छा, एक मैं इसका ऑपोजिट लिख रही हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है बट हमें याद होना चाहिए, कीप योर कूल, कीप योर कूल। ही, और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज नॉट एबल टू कीप हिज कूल, मतलब वो बहुत गुस्सा है, वो काम नहीं रह सकता। इसका मतलब होता है टू स्टे काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज टू स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। इसका क्या मतलब है? कि उसकी बो में दो स्ट्रिंग्स हैं, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स हैं, मतलब उसके पास एक एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल है, उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है कि उसके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? एक स्टूडेंट है जिसने एक एग्जाम क्लियर किया है सीजीएल का, सपोज। ठीक है। अब उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको लग रहा है उसको जो पोस्ट मिलेगी उसमें उसको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो
ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा। एक और स्टूडेंट है जिसका सीपीओ भी क्लियर हो गया है और सीजीएल भी क्लियर हो गया है, सो नाउ ही हैज टू ऑप्शंस, द अदर वन हैज ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, जिसके पास दो ऑप्शंस है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हैज टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जिसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हो या जिसके पास कुछ एडिशनल स्किल अवेलेबल हो, उसके लिए कहते हैं कि ही इज़ वेरी स्मार्ट या ही इज़ वेरी लकी, ही हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, ही हैज़ एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिलाई ऑन। जैसे कि मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल दिया कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर उसको एक में नहीं मिली तो हो सकता है उसको दूसरे में अपने होम पोस्टिंग मिल जाए या अपने पसंद की पोस्टिंग मिल जाए, तो इसलिए उसके पास ऑप्शन है या स्किल है टू रिलाई ऑन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी एक दो हमारे इडियम्स हैं, हमें देखना चाहिए क्या है। देखो, एक है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का क्या मतलब होता है, वैसे कंप्लीट सेंटेंस होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मतलब हु हैज नॉलेज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ नॉलेज मतलब अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट डिटेल नॉलेज उसको किसी बात की नहीं होती। अगर हम कंप्लीट देखें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अब देखो, एक तो ये है, एक और है कीप समथिंग अप वन स्लीव। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना कॉमन नहीं है। कीप समथिंग अप वन स्लीव, इसका मतलब है कि एक इंसान जो अपना दूसरा ऑप्शन कीप अदर ऑप्शन रेडी, जो अपना ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव रेडी रखता है, जो अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव भी तैयार रखता है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम शो द वाइट फेदर। अब देखो, मैं आपको इसको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। वाइट फेदर, आपने कभी सुना उसका डर से उसके चेहरे का रंग उड़ गया या वो सफेद पड़ गया डर से, तो वाइट को आप किससे रिलेट करोगे, फियर से रिलेट करोगे। और जिसको डर लगता है, जिसको फियर आता है, वो क्या होता है, कावर्ड होता है। मतलब कि वो कैसे एक्ट करता है, कावर्डली एक्ट करता है। जो अपने वाइट फेदर्स दिखाएगा वो कावर्ड है। वाइट को हमने किससे रिलेट किया है, पेलनेस से, कि वो डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो डर गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक्ट कावर्डली। वाइट फेदर दिखाने का मतलब होता है कावर्डली एक्ट करना। ठीक है, अब देखो, फियर से किसको रिलेट कर सकते हो, फियर से फेदर को रिलेट करना, और वाइट से डर को रिलेट करके आप कावर्ड तक पहुंच सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स देख लें, क्या हो सकते हैं। एक तो होगा वेव द वाइट फ्लैग। इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है कि हार जाना और कावर्डली एक्ट करना, कावर्डली एक्ट। ठीक है, वेव द वाइट फ्लैग मतलब हम डर गए, हमने गिव अप कर दिया, या फिर सरेंडर करना भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, और एक इडियम और होता है हमारा लूज हार्ट। लूज हार्ट का क्या मतलब है, लूज हार्ट तो हम जनरली भी कहते हैं टू लूज होप, और ऐसे ही ये लूज करेज के लिए भी आता है कि हम डर भी गए, ठीक है, और हमने होप भी छोड़ दी। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बरी द हैचेट, ये तो बहुत कॉमन है, पुरानी बातों को गाड़ देना और क्या कर लेना, रिकंसाइल कर लेना, या फिर जिसे हम आम भाषा में आजकल पैचअप कहते हैं, और पैचअप किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो पुरानी बातों को भूल के वापस रिकंसाइल करके टू बिकम फ्रेंड्स अगेन, टू बिकम फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंडली, या फिर अपने सही टर्म्स पे आने को भी कहते हैं बरी द हैचेट, पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है, भूल जाना। तो अब इसमें क्या है, टू रिकंसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल कर रिकंसाइल करना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट ईडियम्स।
एक होता है लेट। नोट करते चलना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब रिवीजन करने बैठोगे, क्विक नोट्स की तरह काम आएंगे ये रीसेंट एग्जाम्स देने के लिए। ईडीएम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, आप देखोगे मैं आपको यहाँ पे कम से कम 80 to 90 ईडीएम्स कराने वाली हूँ, क्योंकि हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो हैं ही। कुछ शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, बट बहुत सारी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस भी हैं। तो 80 के अराउंड आपके ईडीएम्स होंगे, उनसे रिलेटेड मैं आपको 5 से 6 ईडीएम्स बताती चल रही हूँ, 2 से 4, 5 से 6। तो आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी जो आपका एक बड़ा एरिया कवर कर देगी ईडीएम्स का, अगर आप इन वीडियोस को, ये जो मैं पार्ट्स में लाऊंगी, उनको देखते रहोगे और एक लिस्ट भी बनाते रहोगे। ठीक है। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स मतलब कि टू फॉरगेट ओल्ड इश्यूज एंड स्टार्ट अ फ्रेश, नई शुरुआत करने को कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक और होता है पैच थिंग्स अप, ये तो हम कॉमन है, हम सब कर लेंगे। पैच थिंग्स अप मतलब नई शुरुआत करना। और ऐसे ही एक और होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब टू हैव अ न्यू, या जिसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट फॉर, और किसके लिए, बेटरमेंट के लिए, बेटर स्टार्ट के लिए। ठीक है, बेटर स्टार्ट या न्यू स्टार्ट। ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका क्या मीनिंग होता है? अब देखो, हॉट एंड कोल्ड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मतलब कोई दो ऑपोजिट चीज़ों की बात होगी, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान जो कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। मतलब कि उसका जो ओपिनियन है या फिर मूड है वो चेंज होता रहता है। तो वो कभी ठंडा है, कभी गर्म है, मतलब उसका मूड और ओपिनियन फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। अब देखो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टू टॉक बोस्टफुली, बोस्टफुली जो बात करते हैं इनके लिए हम क्या ईडियम यूज़ करते हैं? बहुत कॉमन है इसलिए मैं बता रही हूँ। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जो अपनी बारे में खुद ही अपनी बढ़ाई करते रहते हैं या अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, मतलब अपने बारे में ही बोस्टफुली बात करते रहते हैं। इन्जॉय बोथ सक्सेस एंड फेलियर, ऐसा इंसान जो सक्सेस को भी इंजॉय करता है और फेलियर को भी इंजॉय करता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक रफ विद स्मूथ। टेक रफ विद स्मूथ मतलब वो रफ पैचेस मतलब फेलियर और स्मूथ पैचेस मतलब कि सक्सेस को, दोनों को इंजॉय करता है, दोनों को मीन करता है। टू रिमेन कंसिस्टेंट इन बिहेवियर, जो इंसान, अब देखो ये जो है ये इसका ऑपोजिट है। हॉट एंड कोल्ड, कभी ठंडा कभी गर्म, और एक इंसान जो हमेशा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैंड ऑन वंस ग्राउंड, जो अपने लेवल पर हमेशा खड़ा रहे। स्टिक टू वंस गन्स, मतलब ये इन दोनों का क्या मतलब है? जो इंसान अपनी बात पर अड़ा रहे, जो इंसान अपनी बात को क्या करे, मीन करे हमेशा, और सेम अपना ओपिनियन रखे। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ रिलेटेड ईडियम्स बताना चाहती हूँ। इससे रिलेटेड जो हमने अभी पढ़ा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ईडियम है जो पहले भी एग्ज़ाम में देखा गया है। रन विद द हेयर एंड हंट विद hounds, run with the hare and hunt with the hounds,
इसका क्या मतलब है? ऐसा इंसान जो दोनों साइड्स को सपोर्ट करे, ऐसा इंसान जो दोनों साइड्स को सपोर्ट करे। ऐसे ही एक और होता है, ये इतना रिलेटेड नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि उसकी कोई साइड नहीं है, वो दोनों तरफ की सिचुएशंस को सपोर्ट कर रहा है। हमने जो अभी पढ़ा है उसका मतलब है जिसका कोई ओपिनियन नहीं है, वो कभी ठंडा है कभी गर्म है, कभी उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही चेंज करने के लिए, बिहेवियर चेंज या फिर ओपिनियन चेंज के लिए यूज़ होता है फ्लिप फ्लॉप और चॉप एंड चेंज। ये थोड़े अनकॉमन है बट पैटर्न देखा गया है कि एसएससी आजकल ऐसे ही अनकॉमन से, अनकन्वेंशनल से, जो कि ट्रेडिशनल ईडियम्स नहीं है, मॉडर्न लैंग्वेज में यूज़ होने वाली ईडियम्स है, उसको बार बार इंट्रोड्यूस करती है एग्ज़ाम में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी ये जो नॉलेज है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जनरली हम जल्दी से उनसे रिलेट कर पाते हैं, अगर एक बार सुन लिए तो वो हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे इडियम्स भी आपको बताती रहूँ जिनके आने के चांसेस हैं या किसी ना किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है। हमारा थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का क्या मीनिंग है कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की मेहनत पे पानी फेर देना, किसी प्लान पे पानी फिर जाना, मतलब कि वो प्लान जो है वो कैंसिल हो जाना, या फिर किसी की मेहनत जो है उसको अपोज करना या डिस्करेज करना कि ये तुमने ठीक से नहीं किया, ये बात सही नहीं है। तो इसलिए थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी भी प्लान को, आइडिया को, ओपिनियन को अपोज या डिस्करेज करना। ठीक है, किसी को अपोज करना, किसी के आइडिया को डिस्करेज करना, ये मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट है हमारा, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो है किल द मूड, मतलब एक्साइटमेंट को किल कर देना, प्लान को कैंसिल कर देना, या फिर डिस्करेज कर देना। किसी को डिस्करेज करने से क्या होता है, उसकी है वो ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की। नेक्स्ट है डैम्पन समवंस स्पिरिट्स। किसी की स्पिरिट्स को क्या करना, डैम्पन करना, मतलब ख़राब करना, कमज़ोर करना, अपोज करके। ठीक है। एक और होता है रेन ऑन समवंस परेड। इसका क्या मतलब है, किसी के इवेंट को, किसी की हैप्पीनेस को क्या करना, स्पॉइल करना, स्पॉइल समवंस हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये मीनिंग है और ये रिलेटेड है किससे, जो अभी हम मीडियम पढ़ के आए थे उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीप एट बे। कीप एट बे का क्या मतलब है कि किसी किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को अपने से थोड़े डिस्टेंस पर रखना। कीप एट बे, डिस्टेंस, बे को किससे रिलेट करोगे, डिस्टेंस से करोगे, तो कीप अवे और एट अ सेफ डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब है दूर रखना, मेनली यही है। और डिफीट, देखो ये ऑप्शन में आया है डिफीट करना किसी को, इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी इडियम्स हैं या फिर फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है। क्या है, वाइप आउट, और है किसी को वैंक्विश कर देना, ये आपके सिनोनिम्स में भी काम आएंगे और ईडियम्स की फॉर्म में भी काम आएंगे। किसी को डिफीट करने से रिलेटेड होता है वाइप आउट, वैंक्विश या क्रश। कीप एट बे का मतलब होता है डिस्टेंस रखना। ठीक है, मॉनिटर क्लोजली के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज वॉच। ठीक है, तो ये हम सब साथ साथ देखते चलेंगे जो कि हमारे लिए आगे के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि यही सब ऑप्शंस, यही सब ईडियम्स कहीं ना कहीं मिक्स होके सब एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मैंने आपको बोला था आप नोट करते चलेंगे, तो एक एक आपके पास क्रिस्प से ईडियम्स की एक
लिस्ट तैयार हो जाएगी जो आपको बहुत काम आएगी किसी भी एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सीजीएल के क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहे हैं, उन ऑप्शन से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी पॉसिबल ईडियम्स हैं वो हम उन सबको कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का क्या मतलब होता है? मतलब पूरी जान लगा देना, फाइट टूथ एंड नेल, कि अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी फोर्स के साथ लड़ाई करना, ठीक है। जैसे अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें क्या है, जो यूथ है उसने अपना पूरा टूथ एंड नेल, फुल फोर्स एंड विगोर के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, फाइट टूथ एंड नेल से रिलेटेड मैं आपको कुछ ईडियम्स बता रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कॉमन है। पहला है पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब हर पॉसिबल चीज़ ट्राई करके देख लेना, हर पॉसिबल चीज़ ट्राई करना, ट्राई एवरी पॉसिबल एक्शन, ठीक है। और क्या है, गिव इट योर ऑल, मतलब जैसे कि ये जो लीडर्स हैं सीजेपी के, इन्होंने अपना पूरे की पूरी जान लगा दी है, दे हैव गिवन इट देयर ऑल। तो फुल्ली डिवोटेड हो जाना, कंप्लीटली डिवोशन देना, ये तो सेम ही हो गया। और हम कह सकते हैं कि फुल फोर्स लगा देना, ठीक है, अपना सब कुछ लगा के, गिवन इट देयर ऑल, अपना सब कुछ लगा देना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ईडियम्स थे हमारे इससे रिलेटेड, टूथ एंड नेल से रिलेटेड, ठीक है। अब हाफ हार्टेडली क्या है, ये जैसे है ना फुल फोर्स विद फुल हार्ट, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील अ मार्च ऑन। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी एसएससी का प्री का एग्ज़ाम होगा सीजीएल का, इसमें क्या होगा कि 2 से 3 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। कैसे स्टूडेंट्स होंगे, एक स्टूडेंट होगा जो प्री के बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल जुट जाएगा, क्योंकि उसे 100% श्योरिटी है कि उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये है हमारा स्टूडेंट ए, ठीक है, जिसने तैयारी शुरू कर दी बहुत जल्दी, प्री के एग्ज़ाम्स के इमीडिएटली बाद तैयारी शुरू कर दी। फिर है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी क्या करेगा कि वो प्री की आंसर की आने की वेट करेगा, या फिर रिज़ल्ट आने का वेट करेगा कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, या फिर पता भी है कि क्लियर हो जाएगा बट अभी नहीं करना, जब तक मेंस की डेट नहीं आती, प्री का रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये जो 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, इसमें एडवांटेज किसके पास होगी, जिसने पहले पढ़ाई शुरू कर दी, वो ऑलरेडी आप लोगों से रेस में आगे निकल गया, जिन्होंने पढ़ाई नहीं शुरू की उनसे। तो इसने क्या किया, इस पे ये सूटेबल बैठता है, स्टील अ मार्च ऑन, मतलब कि उसके पास ऑलरेडी एडवांटेज है, उसने गेन करी है एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स। बाकी लोगों से शुरुआत करने से पहले जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, स्टील अ मार्च ऑन, उनको एडवांटेज मिलता है। अब इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स हैं, गेन एडवांटेज से रिलेटेड कैसे ईडियम्स है, स्टील अ मार्च ऑन से बिल्कुल रिलेटेड, गेन अपर हैंड, किसी ने कोई काम जल्दी शुरू किया तो उसको ज़्यादा आता होगा तो ही हैज़ गेन्ड एन अपर हैंड, और अगर कोई पहले स्टार्ट कर लेगा तो वो 1 स्टेप अहेड भी रहेगा, ये भी ईडियम है। और क्या हो सकता है, गेट द जंप ऑन, इसका भी क्या मतलब है कि एडवांटेज मिला, और गेट अ हेड स्टार्ट, जिसने पहले शुरू किया उसको हेड स्टार्ट मिला, और इन सब का एक ही मीनिंग है, टू गेन एडवांटेज। ये सारे इंपॉर्टेंट ईडियम्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिडल वाइल रोम बर्न्स। अब देखो, फिडल करने का मतलब है इधर उधर की बातें करना और काम की चीज़ ना करके अनइम्पॉर्टेंट बातों को करने को कहते हैं फिडल वाइल रोम बर्न्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कोई शहर जल रहा है और कोई इंसान
इधर उधर की बातें कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, टू वेस्ट टाइम इन ट्रिवियलिटीज ड्यूरिंग अ क्राइसिस, कि वहाँ तो एक शहर जल रहा है और वहाँ पे आप फालतू की बातें कर रहे हो, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फिडल वाइल रोम बर्न्स का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम इन ट्रिवियलिटीज। ट्रिवियलिटीज मतलब स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ईडियम होता है, जैसे यहाँ पे है ना कि अनइम्पॉर्टेंट बात करना, मुद्दे की बात ना करना, ज़रूरी बात ना करना, वैसे ये हम सब ने सुना हुआ है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में इधर उधर की, देखो कोई आपसे एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं पूछने वाला है मीनिंग, आपको सिर्फ खुद की नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप हमेशा इन ईडियम्स को इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का क्या मतलब है, ये तो बहुत ही कॉमन है कि टू एक्सेप्ट वंस डिफीट या फिर इंसल्ट। ये रहा यहाँ पे इंसल्ट और डिफीट को एक्सेप्ट करना, ये तो हम छोटी क्लासेस से, मतलब बचपन से, जब से हमने ईडियम्स पढ़ने शुरू किए होंगे, 4th-5th स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि ईट हम्बल पाई मतलब अपनी बेइज्जती को एक्सेप्ट करना, अपनी बेइज्जती करवाना। इसी से रिलेटेड एक और बता देती हूँ, ईट से रिलेटेड, ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स का क्या मतलब होता है, ईट वंस वर्ड्स का मतलब होता है टेक बैक वॉट यू सेड। टेक बैक वॉट यू सेड, जो कहा उसको वापस लेने को कहते हैं ईट वंस वर्ड्स, मतलब जो आपने कहा, जो आप बातें आपने बोली, आप उसको वापस ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन हैं ये, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, बस ये है कि हम साथ साथ लिस्ट प्रिपेयर करते रहेंगे तो सेशन आपके लिए इंटरेक्टिव भी रहेगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा, और सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। धीरे धीरे आप जैसे टेस्ट देंगे, मॉक्स देंगे, आप उसी लिस्ट में चीज़ों को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। इससे हमेशा नोट्स के का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को स्टडी करने का क्या मतलब होता है कि आपने एक बार जो चीज़ पढ़ी, उसके बाद जैसे जैसे आप नई चीज़ें पढ़ रहे हो वहाँ पे आप उसको ऐड ऑन करते जाओ, या अपने नोट्स को खुद ही इम्प्रोवाइज़ करते जाओ। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ नोट्स या फिर इम्प्रूवमेंट करना, अपनी अपने ही कंटेंट में अपना एक कंटेंट बिल्ड करना एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है आजकल जितना कंपटीशन है उस हिसाब से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। कैरी कोल्स टू न्यू कासल। अब देखो, न्यू कासल अपॉन टाइन एक सिटी है इंग्लैंड की, वहाँ पे कोल बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस में होता है, वहाँ पे कोल कोल ही कोल है। तो अगर वहाँ पे कोई कोल लेके जा रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है कि जहाँ पे वो चीज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल है वहीं और वो चीज़ लेके जा रहा है। ये तो वही बात हो गई जैसे कि कोई मिठाई की दुकान है किसी की और उसके घर हम जा रहे हैं तो मिठाई लेके जा रहे हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस। तो किसी जगह पे कुछ प्रोवाइड करना जो वहाँ पे ऑलरेडी अबंडेंट है उसे कहते हैं कैरी कोल्स टू न्यू कासल, ठीक है। सिंपल है इसका मीनिंग। अब इसी से रिलेटेड एक और बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है बट हाँ, टू टीच अ फिश टू स्विम। एक मछली जो पैदा ही पानी में होती है, क्या आप किसी मछली को स्विमिंग करनी सिखा सकते हो, मतलब टू टीच समवन हु इज़ ऑलरेडी परफेक्ट। इस बात की तो कोई सेंस ही नहीं बनती है ना,
जिस बंदे को कोई काम आता है उसको कोई काम सिखाने का मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे ही इसका क्या मतलब है। अब इन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, ये सिर्फ रिलेटेड थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, मुझे लगा यहाँ पे मुझे बताना चाहिए, मैंने इसलिए आपको बताया है। यहाँ पे मतलब है कि कोई चीज़ें लेके जाना जहाँ पे ऑलरेडी अबंडेंस में अवेलेबल हो, वही चीज़ों को लेके जाना। और इसका मतलब है किसी इंसान को ऑलरेडी कोई चीज़ आती है, उसको फिर भी वो चीज़ सिखाने की कोशिश करना। टू टीच अ फिश टू स्विम, सेंटेंस खुद ही बता रहा है कि कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी भरी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टो द लाइन, टो द लाइन का क्या मतलब है। मतलब कि जो लाइन है उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है, रूल्स को ओबे किया जा रहा है और अथॉरिटी की बातों को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उनकी बात मानना और उनकी बातों को फॉलो करना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी कुछ इडियम्स मैं आपको बताना चाहूँगी। किससे रिलेटेड। टो द लाइन, टो द लाइन का क्या मतलब है। फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली। फॉलो रूल्स एग्जैक्टली से क्या समझ आया हमें। इससे रिलेटेड हम कुछ देखेंगे, जैसे फॉल इन लाइन, प्ले बाय रूल्स। ठीक है, ये तो है इससे रिलेटेड, मतलब टू ओबे फुल्ली। ठीक है, अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस मानना, रूल्स को फॉलो करना। एक मैं आपको इसका ऑपोजिट बताना चाहती हूँ, कॉमन है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। मार्च टू द बीट ऑफ वंस ओन ड्रम, मतलब अपने ही ड्रम की बीट पे आप डांस कर रहे हो, आप अपने ही ड्रम की बीट पे मार्च कर रहे हो। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है टू फॉलो वंस ओन रूल्स, अपने ही रूल्स मानना, दूसरे की बात ना सुन के सिर्फ अपनी ही बात मनवाना, सुनना, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डोलड्रम्स, इन द डोलड्रम्स का क्या मीनिंग है। अब देखो, डोलड्रम्स क्या बताता है, ये रिलेटेड है सैडनेस से, डिप्रेशन से। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, उदासी, निराशा, होपलेसनेस से। अब यहाँ पे लिखा है ना, इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। कोई डोलड्रम्स में होता है मतलब वो क्या है, सैड है। ठीक है, सेलिंग इन हाई विंड्स, हाई वर्ड जब भी आएगा तो एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस और एक्टिवनेस से रिलेट होगा। और जब भी लो आएगा तो वो डिप्रेशन, सैडनेस, एंगर, ठीक है, या फिर सिकनेस से रिलेट होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब इसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स में बताऊंगी आपको। देखो क्या है, इन द डोलड्रम्स, इन द डोलड्रम्स से रिलेटेड। इन द डोलड्रम्स तो क्लियर हो गया, इनएक्टिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस। ठीक है, अब देखो, और एट अ स्टैंड स्टिल, मतलब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि अब आपको पता नहीं है आगे क्या करना है। यू आर क्लूलेस, आपको नहीं पता आगे क्या करना है, आप एक इनएक्टिविटी की सिचुएशन में आ गए हो। एक होता है डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स का क्या मतलब होता है। डाउन को मैंने अभी बताया था किससे रिलेट करोगे, सैडनेस से।
कोई सैड है या इल है तो डाउन इन द डम्प्स। एक होता है इन अ रट। रट का क्या मतलब है? रट शॉर्ट फॉर्म है रूटीन की, जैसे आजकल जेनजी स्लैंग्स होते हैं वैसे ही कुछ वर्ड्स भी शॉर्टन कर दिए गए हैं और काफ़ी यूज़ हो रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश में। वैसा ही ये वर्ड है रट, मतलब एक ही सिमिलर रूटीन फॉलो करते रहना, सैड डिप्रेसिंग सा, और वैसे ही जीते जाना। ठीक है, तो इन अ रट इज एक कांस्टेंट डिप्रेसिंग रूटीन में रहना। ठीक है, एक और होता है जो कि बहुत आता है एग्जाम में, हिट अ प्लेट्यू। हिट अ प्लेट्यू का मतलब है, प्लेट्यू कैसा होता है? टेबल टॉप जैसा होता है ना। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोग्रेस स्टॉप्ड, स्टेबिलिटी आ गई है। हिट अ प्लेटू को हम स्टेबिलिटी से रिलेट करके पॉजिटिव नहीं लेके जाते। हिज प्रोग्रेस हैज हिट अ प्लेटू मतलब अब वो आगे नहीं बढ़ रही है, अब वो स्टेबल हो गई है। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। अगले पे चलते हैं। अगला है च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा पहले बताओ, कड का मीनिंग पता है क्या होता है? जो गाय घास खाती है उसको दोबारा मुंह में लाकर वो फिर से चबाती है। ठीक है, और उस टाइम ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ डीप थिंकिंग का काम कर रही है, कुछ सोच के कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस से वो काम करती है। ठीक है, तो ये च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? डीप थिंकिंग से रिलेटेड है। और रिफ्लेक्शन वर्ड तो वैसे भी थॉट्स से रिलेट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शंस करके एक शिव खेरा की पूरी बुक है जिसमें वो अपने उन्होंने थॉट्स लिखे हुए हैं, और रिफ्लेक्शंस का मतलब ही थॉट से रिलेटेड होता है कि कैसे आपकी रिफ्लेक्शंस हैं, क्या आपके विचार हैं, क्या आपकी थॉट्स हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन किससे रिलेटेड है? डीप थिंकिंग। अब यहाँ पे देखो, ईटिंग स्लोली नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं, पॉन्डरिंग डीपली। डीप पॉन्डरिंग को कहते हैं च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये तो हो गया, बट ये जो अभी हमने पढ़ा है डे ड्रीमिंग विदाउट फोकस, इसका आप मुझे कमेंट में बताओ या फिर पॉज करके सोचो कि ये तो बहुत कॉमन है, क्या कौन सा इडियम है जो इससे रिलेटेड है। अगर हमारे क्वेश्चन में ये आता तो कौन सा इडियम हम चूज़ करते, क्या होता आंसर? बहुत ही सिंपल, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। ठीक है, ये मतलब होता है डे ड्रीमिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब हमने थिंकिंग की बात की है तो थिंकिंग से रिलेटेड ईडियम ज़रूर देखेंगे हम। थिंकिंग से रिलेटेड ईडियम्स कौन से हैं? थिंकिंग से रिलेटेड ईडियम्स हैं हमारे, जैसे कि म्यूल ओवर। ठीक है, म्यूल ओवर का मतलब है थिंक अगेन एंड अगेन। ठीक है, म्यूल ओवर है ये, MULL। ठीक है, उसके बाद है स्लीप ऑन इट। बहुत बार लोग ना चीज़ें डिस्कस करते हैं उसके बाद कहते हैं टेक सम टाइम, स्लीप ऑन इट एंड देन डिसाइड। मतलब डिस्कशन करने से पहले या किसी डिसीजन लेने से पहले एक रात उसके बारे में सोचो और उसके बाद उस बारे में बात करो। तो थिंक अबाउट इट, स्लीप ऑन इट मतलब think about it for a night. Generally we use it नाइट के पर्पस के लिए कि एक रात उसके बारे में सोचो, अगले दिन उसके बारे में बात करो। ठीक है, एक और है थिंकिंग से रिलेटेड जो कि SSC में भी देखा गया है, पुट योर थिंकिंग कैप। पुट योर थिंकिंग कैप का मतलब क्या है? स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सोचना शुरू कर दो, दिमाग लगाना शुरू कर दो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगले पे चलते हैं, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करो, और ये थोड़ा कॉमन भी नहीं है। मतलब कि एक इंसान के लिए कह रहे हैं कि वो मोमबत्ती पकड़ने के लायक भी नहीं है। इसको कब यूज़ करते हैं? कंपैरिजन करने में यूज़ करते हैं
क्या दिखाने के लिए? इन्फीरियोरिटी दिखाने के लिए कि एक इंसान का दूसरे इंसान से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि वो उसके सामने कुछ नहीं है। ही इज़ नॉट एज गुड एज द अदर पर्सन, या फिर कांट compete। ठीक है, तो इट इज ही इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? ग्रेटली इन्फीरियर। मैंने यहाँ पे बताया था ना, इन्फीरियोरिटी को डिपिक्ट करने के लिए यूज होता है ये एग्जाम्पल। अब इससे रिलेटेड भी कुछ देख लें ईडियम्स। क्या क्या ईडियम्स है इससे रिलेटेड, नज़र मार लेते हैं एक बार। एक तो है नॉट इन सेम लीग, मतलब वो सेम लीग में ही नहीं है, दोनों क्या है? वेरी डिफरेंट। ठीक है, और एक है सेकंड टू नन, मतलब कि वो इंसान फर्स्ट ही फर्स्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक है आउट क्लास, मतलब वो पर्सन क्या है? बिल्कुल डिफरेंट क्लास से, डिफरेंट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टू क्राई स्टिंकिंग फिश। अब देखो, कोई इंसान खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये फ़िश ख़राब है, ये फ़िश ख़राब है, तो क्या वो कोई उस फ़िश को लेगा? खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपनी ही बुराई करने को कहते हैं टू क्राई स्टिंकिंग फिश। मतलब खुद की ही वर्थ को कम करना, खुद के ही एफर्ट्स को कम बताने को कहते हैं टू क्राई स्टिंकिंग फिश। अब देखो, इसका मतलब है अंडर वैल्यूइंग वंस ओन वर्थ और एफर्ट। इसको हम सिंपली कह सकते हैं अंडर वैल्यू वन सेल्फ, अपने ही आप को छोटा या कमज़ोर, या फिर अपने एफर्ट्स को ख़राब बताना। इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स हैं इम्पॉर्टेंट। क्या क्या है? सेल वन सेल्फ शॉर्ट, ठीक है, खुद को कम बताना। अंडर सेल वन सेल्फ, इसका क्या मतलब होता है कि अपनी ही एफर्ट्स को, अपनी सेल्फ वर्थ को कम बताना। ठीक है, अब देखो, रिडिक्यूलिंग अदर्स, किसी का मजाक उड़ाना जो होता है, ये मुझे दिख गया तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इससे रिलेटेड ईडियम है पुल समवंस लेग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं किसी की टांग खींचना। बहुत सारे ईडियम्स ऐसे दिखेंगे जिनका सिंपल हिंदी कन्वर्जन करते ही आपको ईडियम मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बोस्टिंग का भी हम करके आए थे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, है ना, या फिर ब्रैग अबाउट, ब्रैग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हिज लॉरल्स। लॉरल्स होता है किसी का फेम होना, किसी का फेमस होना, या फिर सक्सेसफुल होना। और वन का मतलब तो हमें पता ही है, विनिंग से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे अचीव डिस्टिंक्शन और फेम। ये समझ आ गया। अब इसी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स आपको ज़रूर देखने चाहिए। राइज टू फेम, अपना नाम बनाना। हिट द जैकपॉट, कोई लॉटरी लग जाना, जीत जाना। ठीक है, और अर्न वंस टाइप, मतलब सक्सेसफुल होना। और एक और होता है ब्रिंग होम द बेकन, मतलब जीत कर घर लौटना, जीत कर वापस आना। ठीक है, ये सब रिलेटेड है किससे? विनिंग से रिलेटेड है सब। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केम ऑफ एज। केम ऑफ एज, एज का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो एज से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे एज का तो सिर्फ एक ही रिलेशन है, रीच एट द एडल्टहुड लीगली और सोशली। और केम ऑफ एज का मतलब होता है बालिग हो जाना। बालिग का क्या मतलब है? 18 ईयर्स ऑफ
एज टू अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज। लीगली भी हम उसे एडल्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल एंड वॉर्मवुड। वॉर्मवुड, ये वॉर्मथ वाला वॉर्म नहीं है, गर्माहट वाला, ये वर्म वाला है। वर्म क्या होता है? कीड़े मकोड़े। और ये नेगेटिविटी से रिलेटेड है, गॉल एंड वॉर्मवुड, और इसका मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रेस, एंगर। ठीक है, तो डीप फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्वॉर्ड ऑफ डमेकल्स। बहुत बार हम कहते हैं कि इस पर तो इस चीज़ की तलवार लटक रही है, ये बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग बात है। ठीक है, तो स्वॉर्ड ऑफ डमेकल्स का मतलब होता है थ्रेट से रिलेटेड। ठीक है, थ्रेट से रिलेटेड या फिर रिस्क से रिलेटेड हम कह सकते हैं, ये होता है स्वॉर्ड ऑफ डमेकल्स का मीनिंग। कांस्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन, किसी के ऊपर एक कांस्टेंट थ्रेट होना। ठीक है, अब थ्रेट से रिलेटेड भी हम ज़रूर देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स। हैंग बाय थ्रेड, कोई इंसान जो कि एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैंग बाय थ्रेड। एक और होता है जिसे हम कहते हैं ना, मुसीबत के बादल छा गए, तो क्लाउड हैंगिंग ओवर, ये मैंने एक बताया है, ये दूसरा बता रही हूँ, ओवर समवन, मतलब वो कॉन्स्टेंटली वरिड है, कॉन्स्टेंट वरी। ठीक है, एक और है ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस का क्या मतलब है? मतलब कि कोई एकदम पतली सी बर्फ़ पे ना चलता जा रहा है, वो बर्फ़ कभी भी टूट सकती है। ठीक है, ऐसा एज्यूम करके चलो, इसलिए ये क्या है, एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। ही इज़ लाइंग टू हिज पेरेंट्स, ही इज़ वॉकिंग ऑन अ थिन आइस, वो एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन में काम कर रहा है। ठीक है, कभी भी उन्हें पता लग जाएगा तो उसके लिए बहुत रिस्क की बात है, तो रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप्स अ गुड टेबल। अब जब हम किसी के घर जाते हैं ना, और कोई हमारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करता है या बहुत सारी चीज़ें बना के रखता है, अच्छे तरीके से किसी को सर्व करता है, किसी को होस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट, ही कीप्स अ गुड टेबल। मतलब ही सर्व्स गुड क्वालिटी या वैरायटी एंड वेलकम्स और होस्ट्स वेल। एक अच्छा होस्ट क्या होता है? जो आपको वेलकम करे, जो अच्छे से आपको बहुत अच्छी चीज़ें खिलाए और वैरायटी प्रेजेंट करे आपके सामने। तो सर्व जेनरस एंड हाई क्वालिटी मी, कीप्स अ गुड टेबल। ठीक है, अब होस्टिंग से रिलेटेड, एक अच्छे होस्ट से रिलेटेड एक दो इडियम्स हैं। रोल आउट रेड कारपेट। रेड कारपेट का क्या मतलब होता है? किसी को बहुत अच्छे से वेलकम करना, वेलकम वेल। आप मीनिंग्स को बेशक से हिंदी में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपकी मेमोरी के लिए है। एग्ज़ाम में ऑप्शन डेफिनेटली अलग तरीके से ही आएगा, वो सेम लैंग्वेज नहीं आएगी जो आपने पढ़ी हुई है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ईडियम का कॉन्टेक्स्ट पता हो, ईडियम का मीनिंग पता हो। ठीक है, तो रोल आउट रेड कारपेट, और एक और है प्ले परफेक्ट होस्ट। ठीक है, प्ले परफेक्ट होस्ट, जो बहुत अच्छा होस्ट करे, और रोल आउट रेड कारपेट, जो बहुत अच्छे से वेलकम करे। आप एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने कहीं पे देखा था, मेंटेन्स अ डिसिप्लिन्ड होम, ये भी इससे रिलेटेड है कि किसी को
होम से रिलेटेड है, बट कीप्स अ गुड टेबल और डिसिप्लिन होम में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई बहुत अच्छे से गेस्ट्स के लिए यूज़ होता है, वेलकम करने के लिए, कीप्स अ गुड टेबल। और मेंटेन्स अ डिसिप्लिन्ड होम भी एक ऐसा इडियम है जो देखा गया है पहले। इससे रिलेटेड इडियम क्या है? रन अ टाइट शिप। ये इडियम भी याद रखना, बैंकिंग में आया हुआ है ये इडियम, रन अ टाइट शिप, मेंटेन अ डिसिप्लिन होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड। अब देखो, होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड, ओन आ रहा है मतलब हमने अपने लिए कुछ किया है। अब ऑप्शन भी देखो, अब यहाँ पे ये सोच लो कि आपको मीनिंग ही नहीं पता। मैं आपको हमेशा ट्रिक्स बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको मीनिंग ही नहीं पता है। तो ओन वर्ड कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है? ये रहा, ओन ट्रैप, हिज ओन ट्रैप। होइस्ट विद वंस ओन पिटार्ड, ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ओन ट्रैप और स्कीम। मतलब कि अपने ही जाल में खुद फंस जाना। ठीक है, बहुत सिंपल है कि अपने ट्रैप में आपने जो दूसरों के लिए किया था उसमें ओन, आप खुद ही उस ट्रैप में फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग हैंड एंड ग्लव। अब देखो, जब आप अपने हाथ पर ग्लव पहनते हो तो वो बिल्कुल क्लोजली आपके हैंड की मूवमेंट और आपके हैंड से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो हाथ और ग्लव की एसोसिएशन बहुत क्लोज है, एकदम हाथ के ऊपर, हाथ के हर पार्ट में ग्लव है। तो हैंड एंड ग्लव का मतलब है वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। इसको बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स या फिर पार्टनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं। थिक एज थीव्स, मतलब जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। गो हैंड इन हैंड, जो हमेशा साथ में रहते हैं, अलग नहीं किए जा सकते। जैसे कि बहुत बार कहा जाता है कि करप्शन एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतने ही करप्शन के चांसेस होंगे। ये एक बहुत कॉमन सेइंग है। और एक और होता है इन लीग विद, मतलब ये दोनों साथ में, कोई दो लोगों की बात हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं, साथ ही रहते हैं हमेशा। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना सस्पिशन, सस्पिशन से याद रख लो कि सस्पिशन से रिलेटेड ईडियम होता है स्मेल अ रैट। मतलब आपको कुछ गड़बड़ की वो आ रही है, कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ की बू आ रही है, तो स्मेल अ रैट। और एक और होता है रेज आईब्रो, मतलब आपको क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है। ठीक है, आईब्रो रेज करके पूछना, अच्छा सच में, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, इस टाइप की चीज़ों को रेज आईब्रो, मतलब आपको डाउट है। डाउट का मतलब सस्पिशन। ठीक है, सस्पिशन का मतलब यही होता है ना कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करिंग फेवर, करिंग फेवर का क्या मतलब है? करिंग फेवर का मतलब है कि किसी की चापलूसी करके उससे फेवर लेना। ठीक है, चापलूसी करना और फेवर लेना। सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, आपको किसी से कोई बात मनवानी है, आपको अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवानी होती है, तो आप उनकी क्या करते हो? बहुत ज़्यादा उनकी फ्लैटरी करते हो, उनकी बात मानने की कोशिश करते हो और उनको ऐसे दिखाते हो कि आप उनकी कितनी बात मानते हो। तो सीकिंग अप्रूवल थ्रू फ्लैटरी, ये है इसका आंसर। अब इसी से रिलेटेड है, किसी को मक्खन लगाने को ही कहते हैं करिंग फेवर। बटर समवन अप, या फिर बटर अप समवन भी कह सकते हैं। और सॉफ्ट सोप समवन, किसी को बहुत ज़्यादा क्या करना, मक्खन लगाना या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करना। सॉफ्ट सोप मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको अपनी बातों में लाना। ठीक है, ये होता है करिंग फेवर। नेक्स्ट पे चलते हैं, चैप्टर एंड वर्स। आपने पढ़ा ही वॉज वेल वर्स विद हिज टॉपिक्स। आई हैव
आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल वर्स फॉर माई एग्ज़ाम। वेल वर्स का मतलब होता है थरली, या फिर कह सकते हैं डीपली, या फिर कह सकते हैं कंप्लीटली। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब है कि फुल्ली, कंप्लीटली, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में हमने तैयारी कर ली है, फुल्ली, फुल। तो विथ प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, हमें एक एक चीज़ की एक एक डिटेल पता है। और ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक है ईडियम बाय द बुक, मतलब कंप्लीटली बाय द रूल्स, एग्जैक्टली एज पर रूल्स हमने सब कुछ कर लिया है। ठीक है, बाय द बुक का मतलब होता है एग्जैक्टली एज इट इज़, एज पर द रूल्स। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों में, समझने की कोशिश करना। चैप्टर एंड वर्ड्स मतलब डिटेल तरीके से आपने प्रिपेयर किया है, एकदम प्रिसाइज रेफरेंस देके। बाय द बुक मतलब एग्जैक्टली एज पर जो वहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश इन द पैन। अब देखो क्या होता है कि अगर हम किसी गर्म पैन में या किसी पैन में कोई चीज़ डालें तो वो एकदम से बहुत शोर होता है, या वो रिएक्ट करती है, कुछ गर्म होता है, बट फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो एकदम से वो साउंड कम हो जाती है, वो शांत हो जाती है, चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही फ्लैश लाइट क्या होती है, वो एक सेकंड के लिए आती है, वो एक मोमेंट के लिए आती है, फिर वो बंद हो जाती है। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा सक्सेस जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो पॉपुलैरिटी या फिर वो सक्सेस जो है वो छोटे से टाइम पीरियड के लिए हो, तो उसे हम कहते हैं सडन सक्सेस, जो कि बहुत बड़े टाइम के लिए लास्ट नहीं करता। तो इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड सक्सेस विच इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि एक थोड़े से टाइम के लिए है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आंसर है अ सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट, जो बहुत लंबे टाइम नहीं रहता। अब इसी से रिलेटेड एक ईडियम, एक और ईडियम है हमारा 9 days वंडर, जिसको हम हिंदी में ऐसे भी कहते हैं, अरे कुछ नहीं है ये बस 4 दिन की चांदनी है। मतलब ऐसे, ऐसी पॉपुलैरिटी जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो, शॉर्ट लिव्ड पॉपुलैरिटी कह सकते हैं या सक्सेस कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इवन एक्टर्स भी होते हैं जो 1 2 3 बहुत अच्छी फिल्म्स बनाएंगे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसके बाद वो इंडस्ट्री से ही गायब हो जाएंगे, उसके बाद वो काम ही नहीं करेंगे, या फिर उसके बाद वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, 9 days वंडर। हिज सक्सेस वॉज जस्ट लाइक अ फ्लैश इन द पैन। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, अ सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट। नेक्स्ट है बाइट वंस थंब एट समवन। बाइट वंस थंब एट समवन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को किसी के साथ मिसबिहेव करना, या फिर नोइंगली, कंटेम्पचुअसली मतलब नोइंगली, जानते हुए किसी की बहुत ख़राब इंसल्ट करना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, किसी की इंसल्ट करने के लिए हम और इडियम्स जो यूज़ करते हैं वो है लुक डाउन ऑन समवन, किसी को नीचा दिखाना। और क्या कहते हैं, टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट। ये दो हैं जो कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी किसी के साथ मिसबिहेव करने के लिए, या फिर किसी की इंसल्ट करने के लिए। ये सब इंसल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हमने ये फर्स्ट 30 किए हैं। हर शिफ्ट में लगभग, सीजन की हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 ईडियम्स आए थे, बट बहुत सारे ईडियम्स रिपीट भी हुए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में। अब रिपीट होने लगे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आंसर कीज आपकी आउट नहीं होती हैं, मतलब पेपर जो है वो बाद में डिस्कस करना अलाउड नहीं है, तो क्वेश्चंस की रेपिटेशन जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रिपीट हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं इस क्लास में।
एक और आपका ईडियम्स की पार्ट 2 की वीडियो आएगी जिसमें हम सारे ईडियम्स 2025 के कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको ये सेशंस जो हैं, ये PYQ सीरीज़ के क्वेश्चंस यूज़फुल लग रहे हों और जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो ट्रिक्स हैं आपको यूज़फुल लग रही हों, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।